Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा डिटेल देखा था चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसमें ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं था तो मैंने प्रिसाइज करके उसको समझा दिया, जिसमें स्पेक्ट्रम क्या होता है और साथ में हमने ये चीज डिस्कस किया कि व्हाट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड द लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम की हमने दो टाइप्स पढ़ी, एक तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आज उसी टॉपिक से आगे कंटिन्यू है कि हाउ वी कैन डिटरमिन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, कुछ चीजें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। बाकी जो जो एक्सप्लेनेशन है मजीद इसमें नहीं है तो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। तो टॉपिक है हमारा, द टॉपिक इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम and determination of electronic configuration, determination of electronic configuration of electronic configuration of an element। ठीक है, हम एमिशन स्पेक्ट्रम से कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिटरमिन करेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, इसके बाद फिर इसकी थोड़ी सी मैं आपको एक प्रॉब्लम मैंने करवानी है पेपर के हवाले से, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो मैं यहाँ पे डिटरमिन करना सिखाऊंगा आपको, और बाकी ये टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम एंड द डिटरमिनेशन ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रम पढ़ा था, और स्पेक्ट्रम क्या था बेटा? द विजुअल डिस्प्ले और द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म। देखिए, जब हम किसी प्रिज्म से ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास हो जाती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है डिफरेंट कलर्स के अंदर। ठीक है, और हर कलर की अपनी अपनी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, और वो डिफरेंट वेवलेंथ की बेस पे अलग अलग हमारे पास क्या आएगा, कलर आएगा। जैसे कि वहां पे मैंने आपको बताया था वायलेट होती है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वायलेट की अगर आप उसकी वेवलेंथ देखें तो उसका अपना एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज होगी, अगर आप रेड का देखें तो कुछ और होगी, इवन कि दोनों की एनर्जी प्रोफाइल भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसी को हमने स्पेक्ट्रम कहा था, एमिशन स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा उसको हम देख के आगे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, और इस एटम का ये फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर रहा हूं कि दिस इज द सेकंड ऑर्बिट या सेकंड शेल, एंड एज्यूम दैट कि दिस इज द न्यूक्लियस। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एटम है उसके फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, फर्स्ट शेल में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड शेल मैंने आपको बनाया है, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस एटम को कोई भी, अगर आप इस एटम को एनर्जी सोर्स से आप एनर्जी दे दे, और वो एनर्जी आप इन द फॉर्म ऑफ हीट दे दे, या आप इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे दे, बिजली दे दे, इवन कि आप लाइट एनर्जी भी दे सकते हैं। जब आप एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा बेटा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है। ठीक है, हियर इज द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जाहिर बात है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो वो वापस कहां पे आ जाएगा, वापस जो है वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। जब ये वापस आ जाएंगे तो ये अपने अंदर से क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी को रिलीज करेंगे।
ये उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हुआ था। तो इसको हम कहेंगे लाइट एनर्जी, या सिंपल इसको फोटोन भी कहते हैं। अब हम इसी लाइट को अगर हम, या इसी एनर्जी को अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्टडी करें, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से अगर हम स्टडी करें तो जो हमें लाइंस मिलेगी, ठीक है, ये जो रिजल्ट मिलेगी उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम, इनको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा, ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, अब ये एमिशन स्पेक्ट्रम, ये जो लाइन आएगी हमारे पास, ये लाइन अगर तो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि n इज इक्वल टू 1 है ये वाला, दिस इज n इज इक्वल टू 2। अगर एक और शेल होता या एक और ऑर्बिट होता, फॉर एग्जांपल मैं सपोज करूं कि दिस इज द थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो n1 से n3 में जाते, फॉर एग्जांपल n3 में जाते, ठीक है, तो यहां पे इन दिस केस जो लाइन स्पेक्ट्रम आएगी ना, डी एक्साइटेशन के नतीजे में जो लाइन स्पेक्ट्रम आएगी, वो लाइन स्पेक्ट्रम n2 से आने वाले लाइन स्पेक्ट्रम से क्या होगा, ऑब्वियसली मुख्तलिफ होगा। ठीक है, ये वापस जब ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे तो जो यहां से एनर्जी रिलीज करेगी ना, यहां से जो एनर्जी रिलीज करेगी, ये वाली जो एनर्जी प्रोफाइल होगी वो इस वाली एनर्जी प्रोफाइल से क्या होगी, डिफरेंट होगी। बताने का मकसद ये है, ये भी तो लाइट ही है, फोटोन ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है कहां से कहां पे, फॉर एग्जांपल n1 से चला गया किसमें, फॉर एग्जांपल n1 से ऐसा करते हैं, चलो हम इसको n1 और n2, ठीक है, और दूसरा n1 से n3 फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें n1 से चला गया n2 में, और जब डी एक्साइट हुआ तो वापस n1 में आ गया। इस केस में भी n1 से n3 में चला गया और फिर n3 से कहां पे आ गया, n1 में आ गया। अब इन दोनों केसेस में यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी, मैं सपोज कर रहा हूं कि यहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम E A कह लें, चलो ए वाला पार्ट कह लें, और इसको हम कहे E B वाला। तो यहां पे जो लाइन स्पेक्ट्रम आएगी ना, लाइन स्पेक्ट्रम, ये वाला जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसका और इसका जो लाइन स्पेक्ट्रम होगी, वो दोनों एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये एक दूसरे से क्या होगा बेटा, ये एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है, यहां तक आपने एक चीज को क्लियर अंडरस्टैंड करना है कि डिफरेंशियल से जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है, तो हर शेल से आने वाले जो लाइट एमिट हो रही है उनको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जब स्टडी करेंगे तो हर एमिशन के लिए अलग अलग लाइट स्पेक्ट्रम देगा। ठीक हो गया, ये बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रम के हवाले से थोड़ा सा रिव्यू था। ठीक है, अब यहां पे एक चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि क्वांटाइज्ड, यहां पे क्या होगी बेटा, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, यही चीज यहां पे क्लियर हो रही है, एनर्जी लेवल। अच्छा, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का क्या मतलब होता है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का मतलब होता है स्पेसिफिक या फिक्स्ड एनर्जी। क्या मतलब है इसका, फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, अब हम यहां पे बात करते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in a circular path, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, कॉल्ड ऑर्बिट, इसको हम ऑर्बिट कहेंगे। एंड ईच सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, इसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड एनर्जी, एंड प्रोड्यूस्ड
डिस्टिंक्ट लाइन इन एमिशन स्पेक्ट्रम। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटाइज एनर्जी जो लेवल्स की बात हम कर रहे हैं, ये बोहर की मॉडल को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बात भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है किसको बेटा? सपोर्ट कर रहा है बोहर मॉडल को। ठीक है, बोहर मॉडल को। अब यहां पे एक चीज और मैं ऐड करता जाऊं। फॉर एग्जांपल ना बेटा, लेट एज्यूम कि ये मेरे पास क्या है? एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है। ठीक है, अच्छा इसको मैं कहूंगा E1, इसको मैं कहूंगा E2। मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं इस क्वांटाइज एनर्जी लेवल को। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है। ठीक है, लो एनर्जी होती है, ऑब्वियसली यहां पे स्टे करेगा। अच्छा, अब आपने क्या किया? अब आपने किसी भी सोर्स के जरिए आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की। मैं सपोज कर रहा हूं कि आपने किसी फ्लेम के जरिए आपने इसको हीट किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको क्या किया? हीट किया। अब आपने पॉइंट को जरा समझना है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन को E1 से E2 में जाने के लिए इसको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कर रहा हूं 5 जॉल एनर्जी चाहिए। कितना चाहिए? फॉर एग्जांपल 5 जॉल एनर्जी चाहिए E1 से E2 में जाने के लिए। तो जब तक इसको 5 जॉल एनर्जी नहीं मिलेगी, ये E2 में नहीं जाएगा। मैं और आसान करता हूं। फॉर एग्जांपल आपने इसको एनर्जी दिया 4 जॉल, तो वो 4 जॉल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मतलब यह है कि वो E2 में जाने के लिए उसको 5 जॉल ही चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने उसको 6 जॉल दिया। अब जो 6 जॉल है वो 5 जॉल से ज्यादा है। होना तो ये चाहिए था कि कुछ 5 को एब्जॉर्ब करके 6 E2 में चला जाए और बाकी एक जॉल जो है वो रिलीज करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब इसको क्या चाहिए? क्वांटाइज्ड एनर्जी चाहिए, पर्टिकुलर किसके लिए? एक्साइटेशन के लिए। तो यहां पे बताने का मकसद यह है कि इस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से यहां पे जाने के लिए कहां कितनी एनर्जी चाहिए? फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे सपोज किया है 5 जॉल एनर्जी मिलेगी ना, तो ये यहां पे जाएगा। और जब ये 5 जॉल एनर्जी लेके E1 से E2 में चला गया है, तो जब ये वापस E2 से कहां पे आएगा? E1 में आएगा। तो ये क्या करेगा? 5 जॉल ही एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है, अब आप जरा पॉइंट को अंडरस्टैंड करें तो यहां पे भी देखें तो 5 जॉल ही रिलीज हो रही है, यहां पे देखें तो 5 जॉल ही एब्जॉर्ब हो रही है। दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली क्वांटाइज्ड कॉन्सेप्ट या क्वांटाइजेशन। एक चीज का क्वांटाइज्ड होना, एनर्जी लेवल का क्वांटाइज्ड होना। तो यहां पे ये पॉइंट आपने याद रखनी है कि क्वांटाइज्ड, देखो जब क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होगी तो लाइन स्पेक्ट्रम आएगा। मतलब लाइन स्पेक्ट्रम का जो मामला है ना, वो कहीं ना कहीं किसके साथ ताल्लुक है बेटा? वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के साथ है। अगर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल ना होती ना, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम के जगह पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता। तो एटम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है। तो यही पॉइंट मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि भाई क्या होगा। यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं कि ड्यू टू क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, ठीक है बेटा, अ लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद एक अगला पॉइंट मैं यहां पे आपको मेंशन करूंगा, वो ये कि हर एलिमेंट के लिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या होंगे? स्पेसिफिक होंगे। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा बेटा। द लाइन स्पेक्ट्रम of every different element have specific, इनकी अपनी अपनी क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। तो हर एलिमेंट की जब स्पेसिफिक लाइन स्पेक्ट्रम आएगी तो हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। ठीक है, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको इसमें कंक्लूजन की फॉर्म में
करवा दूंगा। तो ये वाला क्वांटाइज एनर्जी लेवल पे समझ आ गया। इसके बाद इसमें कोई चीज मैं ऐड करूंगा, वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिडक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेक्शन में बस मैं बात कंक्लूड की तरफ जा रहा हूं, कंक्लूजन मैंने यहाँ पे करनी है अब इसकी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, ये जो सारी बातें हमने अब तक की है, इन सबको यूज करते हुए अब जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने लगा उसको आपने जरा गौर से अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सेटिंग, अरेंजमेंट। क्या है यहाँ पे? सेटिंग को कहा जाता है। मैं भी इसको आगे अगले टॉपिक के अंदर हम इसको डिटेल में करेंगे, अभी तो उसके ऊपर हमें जाना है। तो यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है बेटा कि बाय कैलकुलेटिंग क्या, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, और दूसरा position of line spectrum, we can determine the electronic configuration of an element by knowing, हमें क्या चीज पता चलेगा? by knowing the shells and the subshells of an element, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये तमाम बातों की कंक्लूजन है। जो लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा एलिमेंट की केस में, जो लाइन स्पेक्ट्रम्स हमें मिलेगी, उन तमाम लाइन स्पेक्ट्रम्स की नंबर को, ठीक है, और उनकी पोजीशन के बुनियाद पे हम कैलकुलेट करते हैं। किसको बेटा? उनको कैलकुलेट करने के बाद फिर हम उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करते हैं। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता कैसे चलेगा? जब हमें शेल्स का पता चलेगा, जब हमें सब शेल का पता चलेगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनकी लाइंस, इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपके बुक वालों ने एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोट करूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है या हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करते हैं ना, तो हाइड्रोजन एटम की केस में आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम की केस में क्या आता है? सेवरल लाइंस आती है। हाइड्रोजन एटम की केस में क्या आती है बेटा? सेवरल लाइन स्पेक्ट्रम्स आती है। अब स्पेक्ट्रम सेवरल कैसे आएगा? देखिए, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटा? डिपेंड अपॉन एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से हमें इनकी सेवरल डिफरेंट क्या मिलेगी? सेवरल डिफरेंट हमें लाइन स्पेक्ट्रम्स मिलेगी। एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता के आगे चलो। फॉर एग्जांपल ना बेटा, ये हाइड्रोजन की केस में फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक और स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट्स में बना रहा हूँ, यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ बेटा, फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। चले, मैं अज्यूम करता हूँ कि बेटा दिस इज N1, दिस इज N2, दिस इज N3, दिस इज N4 एंड दिस इज इन्फिनिटी। चले, इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इलेक्ट्रॉन हमारा यह कहां से है? ग्राउंड स्टेट से। असल में हमने इमिशन देखना है ना, तो एक्साइटेशन से ग्राउंड स्टेट में आता है। अब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो N2 से कहां पे आ जाए? N1 में। हो सकता है कि वो N3 से कहां पे आ जाए? N1 में। हो सकता है कि N4 से कहां पे आ जाए? N1 में। और ये भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से कहां पे आ जाए? इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से N1 में आ जाए। तो यहाँ पे ना हमें स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज मिलती है। इनको वैसे नॉर्मली हम लाइमन सीरीज कहते हैं, लाइमन सीरीज, ठीक है।
लाइमन सीरीज कहते हैं इनको, ठीक है। और ये जो लाइमन सीरीज है बेसिकली ये एक स्पेसिफिक क्या है एक्साइटेशन और स्पेसिफिक जो है डी एक्साइटेशन, मतलब ग्राउंड स्टेट N1 होना चाहिए। इसी तरह से और भी है, बाल्मर सीरीज है, लाइमन सीरीज के बाद बाल्मर सीरीज है, पैस्कल सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, फंड सीरीज है। ये बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बस एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि सेवरल लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आती है। मिसाल के तौर पर लाइमन सीरीज में कोई और जो है स्पेसिफिक क्या आएगा, डिस्टिंक्ट लाइंस आएंगे, बाल्मर है तो कुछ और आएगा, पैस्कल है तो कुछ और आएगा, ब्रैकेट है तो कुछ और आएगा, ठीक है, और फंड सीरीज है तो कुछ और आएगा। तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं कि इस केस में इन्हीं लाइन स्पेक्ट्रम्स की मदद से, लाइन स्पेक्ट्रम्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम्स की मदद से हम कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड कर सकते हैं, कैन बी फाइंड। इसी तरह से आपके बुक वालों ने सोडियम के केस में भी जो है क्या बताया है कि टू जो है डिस्टिंक्ट येलो लाइंस आती है, डिस्टिंक्ट येलो लाइन आती है। तो इसका भी क्या होगा, जब इसका दो येलो लाइन आएगा स्पेसिफिक, ठीक है, तो इस स्पेसिफिक येलो लाइन की अपनी क्या हो जाएगी, फिर यू कैन से लेमडा हो जाएगा, इसका अपना जो है वेवलेंथ हो जाएगी। तो उसकी मदद से फिर हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मुख्तसर जो बात थी ना बेटा, इस पूरे लेक्चर्स में जो आपने एक चीज याद रखनी, पूरी लेक्चर की जो कहानी है उसको मैं समराइज कर रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, किसी भी एटम की ना अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो डिटेक्शन है ना, इसके लिए हमें पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। हर एलिमेंट को हम अलग अलग क्या करेंगे, उस एलिमेंट को एक्साइट करेंगे, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, डी एक्साइट करेंगे, एमिशन लाइन निकलेगी, एमिशन लाइट निकलेगी। उन लाइट्स को हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्टडी करनी है। स्टडी करने के बाद फिर हम फाइनल किस पे जाएंगे, नंबर ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम्स एंड द पोजीशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम्स के बेस पे हम शेल्स और सबशेल्स तक पहुंचेंगे, और शेल्स और सबशेल्स से हमें मिल जाएंगे तो हम उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स की सेटिंग उस एटम के अंदर फाइंड आउट करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम भी मैं इसे यहाँ पे डिस्कस करके लेके जाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है इसके अंदर। प्रॉब्लम मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि आपने क्या करनी है बेटा, आपने करनी ये है कि क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है। मैं सपोज करता हूं कि यहाँ पे हमने क्या करनी है बेटा, हमने यहाँ पे क्या करनी है, क्वांटम नंबर से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर मैं बेटा आपको पेपर में आता है कि भाई ये क्वांटम नंबर है और आप इस क्वांटम नंबर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करें, ऐसा सवाल अगर पेपर में आता है ना, तो इसके लिए एक चीज तो हमने लाजमी याद रखनी है कि हमें तमाम के तमाम क्वांटम नंबर मस्ट बी गिवन होना चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पे क्वांटम नंबर्स आर गिवन, इस केस में याद रखिए क्वांटम नंबर्स आर गिवन, इसमें क्वांटम नंबर हमें गिवन होगा, हम इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल भी है, अगर सवाल दिया हुआ है कि n इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अज़ीमुथल क्वांटम नंबर आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है +1, ठीक है। और s आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूं, s आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल +1/2। आपसे कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो, ठीक है, मतलब ये सारा डेटा आपको दिया हुआ है और आपने इसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसकी मदद से, एक चीज आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए, जब n की वैल्यू 2 है ना, तो शेल हमारा कौन सा होगा, सेकंड शेल होगा, ठीक है। जब n इज इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूं, बट थोड़ा सा टाइम इसमें कम है इसलिए सोल्यूशन इसमें डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। देखिए अब हमारे पास ये जब n इज इक्वल टू 2 है ना, तो ये होगा सेकंड शेल हमारा होगा सेकंड शेल, इसका मतलब हमने इलेक्ट्रॉन की सेटिंग सेकंड शेल में करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सेकंड होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और L की वैल्यू 1 होगा, तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि जब L की वैल्यू 1 होती है तो वो p सबशेल के लिए होता है, L की वैल्यू 0 हो तो S सबशेल, L की वैल्यू 1 हो तो p सबशेल, 2 हो तो D और 3 हो तो F। तो हमें एक चीज और क्लियर हो गया कि ये मिल गया 2p। अब आगे यदि हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 दिया हुआ है, +1 का मतलब क्या होता है, px,
तो ये px हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें स्पिन भी पता है कि प्लस हाफ मीन्स ये क्लॉकवाइज रोटेशन क्या करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। तो ये आ गया आपके पास इसके स्पिन के साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि आपको ये तमाम चीजें समझ आ गए होंगे। तो आप इसी तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी अगर आपको जो है क्वांटम नंबर आपको दिया हुआ है किसी भी एलिमेंट के हिसाब से, या उसका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी हो, तो फिर हम उसका इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया आप पहले, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैं अगला इसको जरा शुरू करता हूँ। अच्छा, एक चीज और चले, आज का हमारा जो लेक्चर था ना, थोड़ा सा ये आपकी बुक में भी इतनी डिटेल में चीजें नहीं दी हुई, थोड़ा सा उन्होंने इसको शॉर्ट शॉर्ट करके दिया हुआ था। मैंने इसको थोड़ा सा कोशिश करके आसान करके मैंने आपको इसको समझा दिया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखिए, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या हो गया बेटा, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इससे डिटरमिन, ठीक है। तो ये डिटरमिन हो गया बेटा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। आई होप सो किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहां तक हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। इस पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बेटा, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में आप जरा अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर ले, ठीक है। लाजमी कर, जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको वहां पे जरूर आंसर करूंगा, ठीक है। तो हम अपने लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।